हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक बूस्टर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए होने वाली है। अगर जो भी कैंडिडेट ये क्लास देख रहा है वो अपनी पेन और कॉपी लेके बैठेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आने वाले चैप्टर्स के लिए भी ये जो कंसेप्ट है ये आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एक तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन के साथ साथ आगे के चैप्टर्स के कंसेप्ट को समझने में भी आपको हेल्प मिलेगी। इस कंप्लीट लेक्चर सीरीज में हम रियल नंबर्स के हर कंसेप्ट को बेसिक से एडवांस तक समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे यूक्लिड डिवीजन डिवीजन लेमा। इसके बाद समझेंगे हम एचसीएफ एल्गोरिथम को। इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम। फिर एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, रैशनल इरेशनल क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। बोर्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर रिवीजन करेंगे। तो मेरे साथ सिर्फ आपको फोकस रहना है, सिर्फ फॉर्मूले पर आपको ध्यान नहीं देना है, पूरा कंसेप्ट समझना है कि फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं और एग्जाम में आपको इसके सोल्व कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नंबर सिस्टम की। तो क्या होगा, नंबर सिस्टम में आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, आप सभी को पता होगा 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, चैप्टर में यूज होंगे। इसके बाद अगर होल नंबर आपको पढ़ना है तो होल नंबर में आप क्या स्टार्ट करेंगे, हमेशा जीरो से। याद रखिएगा, यही डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर में और होल नंबर में, कि नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और ये भी कहाँ तक जाएंगे, आपके इन्फिनिटी तक। और इंटीजर्स, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स होता है आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक। इट मीन्स अगर मैं इसमें -1 -2 -3 -4 और कहाँ तक, माइनस के इन्फिनिटी तक इसको ऐड ऑन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटीजर हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो नेचुरल नंबर आई होप आप सब लोगों के समझ में आ गया होगा। होल नंबर अच्छे से हम पढ़ चुके हैं और इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिख दीजिएगा। चलते हम अपने अगले पार्ट पे, क्या, रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर क्या होता है, हमारा हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये साइन किसका होता है, हमेशा इंटीजर का। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर का साइन होता है आपका एन, होल नंबर का साइन होता है आपका डब्ल्यू और इंटीजर का साइन होता है आपका जेड। तो रैशनल नंबर हमारे क्या होने चाहिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस ना किए जा सके उनको क्या बोला जाता है, हमेशा इरेशनल नंबर। तो रैशनल को हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं और इरेशनल नंबर को हम आई आर से भी डिनोट कर सकते हैं। याद रखिएगा। चलते हम अगले पार्ट पे। तो रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपका 5 आपका एक रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/8। ये आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है। पेन का कलर मैं चेंज करके बता देता हूँ आपको। जैसे ये आपका 5 आ गया। इसी तरह -3, दैट इज माइनस के 3/1। इसी तरह क्या, 2/7 एंड 0.25। ये सब क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे। और वही इरेशनल नंबर कौन से होंगे आपके, माइनस के, सॉरी, √2, √3 एंड पाई। ये क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर होंगे। तो हर इंटीजर आपका रेशनल नंबर होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि हर इंटीजर, दैट मीन्स जेड, आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर का क्या साइन बताया था मैंने आपको, क्यों, क्योंकि एन को हम क्या लिख सकते हैं, n/1, हमेशा p अपॉन क्यू की फॉर्म में। लेकिन रेशनल इंटीजर नहीं होता है और हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस डिफरेंस को हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या होता है आपका, एक गोल्डन रूल भी इसको हम बोलते हैं। और ये ही होता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा।
तो जब भी आप किसी पॉजिटिव दो इंटीजर्स के बीच में हमेशा एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, क्यों, दैट इज क्वोशिएंट। और इसमें क्या होगा, एक रिमाइंडर, मतलब हमेशा दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच एक क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा, और वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यूनिक होंगे। तो इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये E इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, और इसी को बोलते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा। और हमेशा रिमाइंडर किससे छोटा होता है, क्वेश्चन से छोटा होता है। जैसे आप 5 और 12 का यूक्लिड डिवीजन लेमा करते हैं तो होगा 5 इंटू टू प्लस के 2, तो ये आपका आर हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हम अपने अगले पार्ट पे। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दो एग्जांपल्स देके मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश करी है, ये आपका एग्जांपल 1, ये एग्जांपल 2, और एक एग्जांपल मैंने अभी ऊपर दिया। जैसे ये 23 है, तो इसमें ये क्या होगा, आपका डिवाइडेंट होगा, ये आपका डिवीजर होगा, ये क्वोशिएंट, और ये आपका रिमाइंडर होगा। इसी तरह एग्जांपल 2, इसमें ये आपका क्या होगा, डिवाइजर, ये क्वोशिएंट होगा, और ये आपका रिमाइंडर होगा। तो हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से कम होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। और यही आपका क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है और इजी टू यूज कंसेप्ट है। अब एग्जाम में आखिर क्वेश्चन कैसा आता है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इसको, एग्जाम में क्या इक्वेशन सही है या नहीं, एक तो यस और नो पूछता है आपका, पूछेगा रिमाइंडर आपका जीरो से बड़ा है और बी से छोटा है या फिर नहीं, या फिर दोनों इक्वेशन को चेक करा लेगा, या तो अलग अलग इस इक्वेशन को चेक कराएगा, या फिर दोनों इक्वेशन को एक साथ चेक कराएगा। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए, एक तो आपका ये तरीका आसान सा है, इसको आप देख लीजिए, जो कि मैंने आपको बताया है, डिवाइजर इज इक्वल टू सॉरी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को यहाँ पे लेंगे, छोटे वाली संख्या को यहाँ ले लेंगे, और इसको 867 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो पहले बार जाएगा ये 3 बार, और रिमाइंडर इसका बचेगा आपका कितना, 102। ठीक है, फिर ये दोबारा कटेगा। तो ये प्रोसेस भी आपने पहले सीखा हुआ होगा, तो आप सिंपली इससे भी इसको कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, फुल्ली डिवाइड। तो अदरवाइज इसको आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इन दोनों का क्या निकालना है हमें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। या तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर इसको आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं। और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो लास्ट में बचता है वही आपका क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर बोर्ड में आप क्या करना चाहते हैं, अगर बोर्ड में आप अच्छे से इन कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं और अपने मार्क्स को एक भी क्वेश्चन में कटना देना नहीं चाहते, तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को वो सोल्व नहीं करते, और सोल्व नहीं करते, मैं आपको बताऊंगा भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आपको सोल्व करने पड़ेंगे, जिससे कि आपके एक भी मार्क्स कट ना हो और मैथ्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाए। चलते हैं हम आगे की तरफ। एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, बहुत ही ईज़ी सा एग्जांपल है, आप इसको ऐसे भी करके देखिएगा, और जैसे मैंने आपको बताया, तो आप ऐसे भी करिएगा। दोनों तरीके से आप करिएगा और इसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा। इसका एचसीएफ आएगा आपका 45। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नोट आप अपनी कॉपी में भी लिखिएगा कि लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज़ द एचसीएफ। तो हमेशा जो लास्ट वाला बचता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है।
बट रिवीजन स्टेप मस्ट बी शोन इन बोर्ड आंसर। और आपको क्या करना है, बस लास्ट वाला नहीं करना है, आपको पूरे के पूरे स्टेप्स, क्योंकि स्टेप बाय मार्किंग मिलती है, तो पूरे के पूरे स्टेप्स आपको सोल्व करके दिखाने हैं, ये इसी तरह से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने आगे की तरफ। अब आते हैं हम किसके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आखिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? सबसे पहले आप समझिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। क्या हो, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, वो सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, एक और वो खुद हो, ये होते हैं प्राइम नंबर। तो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो हर कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं कि उसके छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, एंड दीज आर 360। एग्जांपल के साथ हम वो करते हैं। इसको आपने एक तरीके से और सीखा होगा, इसको आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं और इस इजी वे में भी निकाल सकते हैं। ये जो 2 की पावर 3 लिखा है, इसको हम 8 लिख सकते हैं, इसको 9 लिख सकते हैं और इसको 5 लिख सकते हैं। और इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी होता है, क्योंकि 8 आपका प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 3 का पावर 2 एंड 5 की पावर 1। ये क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लीकेशन। और यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और प्राइम फैक्टर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर जो एक से और खुद को डिवाइड करते हैं उसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। इसी तरह कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो मोर देन 2 पॉजिटिव फैक्टर्स में आते हैं। क्या आते हैं, जिनमें मोर देन 2 पॉजिटिव फैक्टर्स में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपको अपनी कॉपी में लिखना है, इसको आप भूलिएगा नहीं कि वन ना तो प्राइम फैक्टर होता है ना ही कंपोजिट फैक्टर होता है। ये क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। क्या आता है, एक्सेप्शन आता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका 72 हो गया, ये आप घर पे करके देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। अब से क्या होगा कि डेली आपको एनसीईआरटी की पूरी बुक एक्सरसाइज के साथ, हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज, पूरी क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर आप यहाँ से कर पाएंगे। एक भी चैप्टर आपका मिस नहीं होगा। और एग्जाम से पहले हम इसको 3 से 4 बार रिवाइज भी कर लेंगे। और मैं क्या करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीधे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही वो क्वेश्चंस मैं करते हुए भी चलूंगा, जिससे कि क्या हो, आपका एग्जाम में सीधा मार्क्स इंक्रीज हो। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है, अगर मैथ्स आपका वीक है, तो आप क्या करिए, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप क्लास 10th में हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम क्या करने जा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा स्टडी करेंगे, हर एक चैप्टर को, हर एक नोट्स को स्टडी करेंगे। और सब कुछ स्टडी करने के बाद, बहुत अच्छे से इनकी नॉलेज लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिए। जैसे ये 84 हो गया, 120 हो गया, तो इन सबको क्या करिए, आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज तो एक डाउट क्लास भी मैं आपको लूंगा, तो डाउट में आप इसको पूछ सकते हैं। चलते हम अपने अगले पार्ट की तरफ। अब आते हैं एचसीएफ और एलसीएम। अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा था कि एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम छोटे छोटे फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो खुद से और अपने आप से करते हैं। जैसे 2 हो गया, आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, तो ये सारे क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे एंड सो ऑन। तो इसमें तोड़ने को, किसी भी बड़े नंबर को इन फैक्टर्स में तोड़ने को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है। और इसका एचसीएफ रूल और एलसीएम रूल आप लोगों को पता होगा कि एचसीएफ को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ में जो भी हाईएस्ट रिपीटिंग मल्टीपल होता है उससे हम एचसीएफ निकालते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये 72 है, 72 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो ये 2 की पावर 3 आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया। एंड 120 को फिर से हम तोड़ेंगे तो 2 की क्यूब आ गया और 3 इंटू 5 आ गया। अब देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3, इधर भी 2 की पावर 3 कॉमन है,
और यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे 2 3 है, तो एक 3 लेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ आ जाएगा 24। तो यही आपका आंसर होता है। इसी तरह अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये कॉमन आएगा आपका 2 की पावर 3, फिर क्या होगा 3 का स्क्वायर यहाँ पे बड़ा है तो 3 का स्क्वायर लेंगे और इनटू में कितना 5 ले लेंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 इंटू 9 दैट इज 360। ये होगा आपका एलसीएम। तो ऐसे हम एचसीएफ निकालते हैं, ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं। होप सब लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप कॉपी में करके देखेंगे तो बहुत ही इजीली आपको क्या हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। चलते हम अपने अगले पार्ट की तरफ। ये गोल्डन आइडेंटिटी को ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर हमें दो नंबर्स का दिए हुए हैं, दो नंबर्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 24 इंटू 360 में ले रहा हूँ और अदर कोई नंबर भी ले रहा हूँ, तो इसमें हम पहले क्या एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर एलसीएम निकाल लेंगे। और एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा, दो नंबर्स का मल्टीपल। आप इसको चेक कर लीजिएगा। जैसे हम इसका एचसीएफ निकाल देते हैं या फिर इसका एस, जैसे ये आपका एक नंबर हो गया, ये आपका एक नंबर हो गया, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 सॉरी 8 इंटू 3 दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 एंड 9 इंटू 40 भी लिख सकते हैं इसको, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 की क्यूब इंटू 5। तो ये आपके दो नंबर्स हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ आएगा इसका 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 दैट इज कितना 24 एंड एलसीएम आएगा इसका कितना आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 दैट इज 360। तो इन दोनों का मल्टीपल हमेशा नंबर्स का मल्टीपल आएगा। तो इसी को बोलते हैं हम गोल्डन आइडेंटिटी। इसमें क्या कैसे, अगर आपको दो नंबर्स दे रखे हैं और इसमें अगर एलसीएम निकालना है और एचसीएफ आपको दिया हुआ है तो कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं। और इसमें एक चीज का नोट बना के अपनी कॉपी में ध्यान रखिएगा कि एचसीएफ और एलसीएम की आइडेंटिटी को दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम आइडेंटिटी को दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं। चलते हम अपने अगले पार्ट की तरफ। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि एक, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो कोई ऐसा नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाए वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इसकी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी याद रखिएगा, अगर p एक प्राइम नंबर है तो रूट p क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अगर क्या कोई भी p एक प्राइम नंबर हुआ दैट मीन्स आप √11 भी ले सकते हैं, तो √11 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसका स्टैंडर्ड प्रूफ पैटर्न कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, देख लीजिए आपको एग्जाम में भी सेम ऐसे ही करना है। लैंग्वेज आप अपनी तरफ से लिख लीजिएगा या फिर इस तरह से जो लिखा हुआ है इस सेम आपको ये एग्जाम में लिखना है। अगर आपको क्या आ जाए कि कोई भी नंबर दिया हो और उसे इरेशनल प्रूव करना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट पी को क्या हम एज्यूम कर लेंगे ए अपॉन बी के इक्वल, और फिर दोनों साइड क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर पी बच जाएगा, इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसे हम क्या लिख, ये बाय वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर पी इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। और प्राइम डिविजिबिलिटी शो करने के लिए p क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, a को। जैसे कि a इज इक्वल टू पी बी लिख सकते हैं, √pb, या फिर a इज इक्वल टू पी के लिख सकते हैं, और k की वैल्यू हो जाएगी आपकी b अपॉन p, इस तरह से इसका रूट। तो k की वैल्यू ये हो जाएगी, k आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कांस्टेंट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया होगा तो इस एक बार फिर से आप देखिएगा कि क्या करेंगे, पुट पुट करेंगे a इक्वल टू पी के और सब्सटीट्यूट कर देंगे। a की जगह क्या कर देंगे, पी के की वैल्यू रख देंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो b इक्वल टू पी के। अब देखिए a भी पी के को डिवाइड कर रहा है और b भी पी के को डिवाइड कर रहा है,
और दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, एक मतलब कॉन्ट्राडिक्शन वो होता है कि जो चीज हो नहीं सकती, कि दोनों चीज एक साथ अगर क्या होंगे, डिवाइड कर जाएंगे, तो ये प्राइम नंबर नहीं बचेगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर हो जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रूट पी आपका इरेशनल। चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बार बार पूछा जाता है। ऐसे ही सेम सोल्व करना है, रूट टू को क्या करना है, हमें इरेशनल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप रूट टू को ए अपॉन बी या फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। जैसे आपने ए अपॉन बी लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से क्या आपको पता चल रहा है कि ए क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, किसे कर रहा है, ए को। 2 डिवाइड कर रहा है किसको, ए को। सो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, हम क्या लिख लेंगे, 2k, अभी आपको सिखाया था। इसी तरह अगर स्क्वायरिंग करेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू भी पुट करें, तो ये कितना आ जाएगा, 2k स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है b को। जब ए को भी डिवाइड कर रहा है बी को भी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, हेंस क्या हो जाएगा, रूट टू इरेशनल। ये भी आपका प्रूव हो जाएगा। होप आप लोगों के समझ में आया होगा। चलते हम अपने अगले पार्ट पे, रैशनल और डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए ये क्लास एक्सपेंशन। रैशनल नंबर मैं आपको सभी को बता चुका हूँ कि जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जो डेसिमल के अकॉर्डिंग टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है। जैसे आप 2 को क्या करें, 7 को डिवाइड करें 2 से, तो ये आएगा आपका 3.50। ये होता है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रैशनल नंबर आपको पता ही है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि 7/2 या फिर 11/2, या फिर ये भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो कभी भी हमेशा करता रहे। इफ क्यू हैज एनी प्राइम फैक्टर देन अदर देन 2 और 5, देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। मतलब कहने का मतलब यह है कि क्यू हैज एनी प्राइम फैक्टर, अगर कोई भी नंबर में, जैसे कि आप एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि जैसे 1/3, 7/12 या फिर 5/6, ये सब क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस इंपॉर्टेंट रूल को आप ध्यान रखिएगा कि पहले फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक कर लो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो आपका क्या है, एक टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर आपका प्राइम फैक्टर 2 या 5 हो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या हो, 2 हो या 5 हो, तो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बस ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। चलते हम आगे की तरफ। एक ये क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम स्पेशल इसको बोलते हैं, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और बच्चे यहीं फंसते हैं। जैसे 18/24, 3/4, तो ओरिजिनल डिनोमिनेटर कितना है, 24 है, 24 में 3 है, लेकिन रिड्यूस डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, तो 4 में सिर्फ 2 है, देयरफॉर डेसिमल टर्मिनेट्स एट 0.75। तो इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस चीज को हम ध्यान रखिएगा। चलते हम अपने अगले पार्ट की तरफ, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की तरफ। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में क्या होता है कि जैसे इफ रिड्यूस डिनोमिनेटर, जैसे रिड्यूस डिनोमिनेटर है, आपने सबसे छोटी फॉर्म में उसको लिख लिया, और वो किस फॉर्म में आया, 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n, इस फॉर्म में आ गया, या तो फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 10 की पावर k बनाया जा सकता है। नहीं समझा, देखिए समझाता हूँ। जैसे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो उसको हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर ये 3 होता तो यहाँ पे सिंपली 3 लिख देते। इसी को आपको ध्यान में रखना है। सो एट मोस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस विल कम। जैसे ये आपका एग्जांपल हो गया, या फिर ये एग्जांपल हो गया, इसको रिड्यूस फॉर्म में हमने वो कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मैक्स चेक करेंगे। जैसे इसकी मैक्सिमम फॉर्म कितनी है, 3, इसकी मिनिमम फॉर्म कितनी है, 1, सो मैक्सिमम कितना हो गया, 3, तो ये एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद आएगा। इसी तरह
इस पार्ट को हम चेक कर सकते हैं, इसी तरह इस पार्ट को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, होप सब लोगों के समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम्स में। जैसे ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से आपको क्वेश्चन करना होता है। तो आप सिंपली ऐसे कर लीजिए या फिर जैसे मैंने आपको सिखाया था, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीका है ये भी, वो भी, और इसका एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। ठीक है? इसके बाद भी इसको सोल्व करेंगे हम। जैसे कि 4 से क्या होगा ये 10, 4 टू द 8, 2 और 4, ये हो जाएगा। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम इसका भी फाइंड कर लेंगे हम। बहुत ही आसान-आसान से क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज़ तो हम इसको एक्सरसाइज़ में देखेंगे क्वेश्चन जितने भी है। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न डिटरमाइन वेदर 29/125 टर्मिनेट्स ऑन। अब देखिए, ये क्या है? प्राइम फैक्टर है इसके अंदर। क्या? ओनली 5। तो क्या होता है? ये एक टर्मिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसके लास्ट में 2 या 5 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे? इसको सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर-नीचे। नीचे कितना आ जाएगा? 1000, ऊपर आ जाएगा इतना। तो ये आपका हो गया ना टर्मिनेट, 0.232। ऐसे भी आप करके नीचे 0 बना के भी देख सकते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये टर्मिनेट होगा या फिर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीपल है, और यहाँ पे 2 और 5 तो है, लेकिन 3 भी है साथ में। इट कंटेन्स 3, और 3 क्या हो, अगर आ जाए तो आप पूरा-पूरा याद रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, रूट 3 इरेशनल, ये बार-बार पूछा जाता है। सोल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे मैंने रूट 2 बताया था, सेम आपको कॉन्ट्राडिक्ट से इसको भी सोल्व कर देना है। चलते हैं हम अपने अगले पार्ट पे। अब क्या है ये? एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका एचसीएफ दिया हुआ है, 2 नंबर दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था एचसीएफ अगर 24 है, एलसीएम अगर आपको निकालना है, और एक नंबर आपका 72 है, दूसरा नंबर आपका 120 है। इसको आप सोल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? एलसीएम इसका आ जाएगा 360। चलते हैं हम अपने बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न पर। तो अगर आपका यूक्लिड एल्गोरिथम पूछे तो स्टेप्स इसमें कंपलसरी होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन पूछे तो एचसीएफ एलसीएम आप निकाल लेंगे। प्रूव करने के लिए आता है रूट 2, रूट 3, रूट 5 या रूट पी इरेशनल। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। डिसाइड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट डिवीजन। बिना डिवीजन के आपको ये बताना है कि ये आपका टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो याद रखिएगा, जिसके अंदर 3 आ जाए वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एचसीएफ एलसीएम और प्रोडक्ट से आपका मिसिंग क्वांटिटी जो हमने अभी निकाला था, और वर्ड वर्ड प्रॉब्लम भी एक आध डिविजिबिलिटी के ऊपर आ जाती है। अब कुछ ये क्वेश्चन आपको घर से सोल्व करने हैं, कि जैसे इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। इनको हम अपनी अगली क्लास में भी सोल्व करेंगे, जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और आपको एक्सप्लेन व्हाई वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये क्वेश्चन भी आपका कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ये 8 क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन ज़्यादा है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो बार-बार बच्चे करते रहते हैं। जैसे डेसिमल टेस्ट के अंदर क्या ओरिजिनल डिनोमिनेटर को देखना, फ्रैक्शन ओरिजिनल डिनोमिनेटर को ना देख के क्या करते हैं, क्या करना होता है हमें, रिड्यूस डिनोमिनेटर को देखना होता है। याद रखिएगा, रिड्यूस डिनोमिनेटर को। ठीक है, एचसीएफ में मैक्सिमम पावर लेना, एचसीएफ में मिनिमम पावर लेना, एलसीएम में सिर्फ कॉमन प्राइम्स लेना, या फिर एलसीएम में ऑल प्राइम मैक्सिमम पावर लेना, यूक्लिड एल्गोरिथम में रिमाइंडर डिवीजर छोड़ देना, ये सब क्या होते हैं। और रूट पी इरेशनल को प्रूफ में ऑब्वियस लिखना, कॉन्ट्राडिक्शन ना लिखना, तो ये लॉजिक को इनकम्प्लीट करता है। वन को प्राइम नंबर बोल देना कभी कभी। तो ये सारे क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन्हीं में गलती करते हैं। चलते हैं हम अपने रिवीजन शीट की तरफ। जैसे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड एल्गोरिथम होता है। एचसीएफ में नंबर्स आर मैक्सिमम। एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट हो गया, रिड्यूस डिनोमिनेटर हो गया, एनी प्राइम नंबर टू other than 2 and 5 are non-terminating and
रिक्योरिंग। इसको याद रखिएगा, रूट पी मैं पढ़ा चुका हूँ। डेसिमल टेस्ट में रिड्यूस करने के लिए पी अपॉन क्यू में बनाना पड़ता है। 1 को ना तो प्राइम लिखते हैं ना कंपोजिट लिखते हैं। तो इस चैप्टर के कोर को आज हमने खत्म कर लिया। अगर इसके बाहर आपका एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, आपको इसी को बस पढ़ के जाना है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ कर सकते हैं। अगर आप बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल से हम इसके चैप्टर को सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। जैसे ही डेली आपकी रेगुलर क्लास मिलेगी, आपको कहीं किसी के पास ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास ट्यूशन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से इतना आपको मिल जाएगा कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, और आप 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस कर देंगे, 3 से 4 बार इसको देख लेंगे, तो आप क्या करेंगे, आपके एक भी मार्क्स एग्ज़ाम में कट नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए।